Dear students, welcome to pass MD CAT preparations 2026. डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी MD CAT सिलेबस में आज जो चैप्टर हमने कवर करना है उस चैप्टर का नाम है जी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसमें इस चैप्टर में से भी लगभग 1 से 4 MCQs जो हैं वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस के MD CAT में जो हैं वो हर साल जो हैं वो पूछे जाते हैं। सो ये चैप्टर भी हमारे लिए काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इजी चैप्टर है। इसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हम डिफरेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है जी हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन बॉडी पार्ट्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिन पर मुश्तमिल होता है, लाइक नोज़, नेज़ल कैविटी है, देन फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की हम काफ़ी सारी टाइप्स पढ़ेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। देन हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वियोलर डक्ट्स हैं और एल्वियोलाई। ये सारे वो बॉडी पार्ट्स हैं जो मिलकर क्या करते हैं, हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट जो है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होगा जी? स्टार्ट होगा जी नेज़ल कैविटी से। अब ये जो नेज़ल कैविटी है ये इनसाइड मौजूद है, तो आउटसाइड जो है नेज़ल कैविटी की जो आउटसाइड पोर्शन है वो क्या है जी? हमारे पास नोज़ है। ठीक है, इसको हम नंबर 1 भी कर सकते हैं। मतलब नेज़ल कैविटी और नोज़ जो हैं ये यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास ये फेरेंक्स आ जाएगा। फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद जो है ये हमारे पास ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकिया आ जाएगा। ट्रैकिया के बाद जो है अब ये ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होगा, ये बनाएगा ब्रोंकस, यहाँ प्लूरल ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से आगे बनेंगे ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल से अल्टीमेटली चलते चलते जो है ये आ जाएंगे हमारे पास एल्वियोलाई। तो ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हैं वो बनाएंगे। अब इन तमाम जो तमाम कंपोनेंट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, इनके हम 1 बाय 1 फंक्शंस जो हैं वो पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो सारे पार्ट्स हैं जिनकी अभी हमने बात की है, ये सारे पार्ट्स मिलकर क्या करते हैं? ये सारे पार्ट्स मिलकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाते हैं। अब ये जितने भी पिछली स्लाइड में हमने जितने भी कंपोनेंट्स की बात की, ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बना देंगे। अब ये रेस्पिरेटरी, इसके ज़रिए फिर क्या होगा? बाहर से जो एयर है वो अल्टीमेटली एंटर होगी लंग्स में, ऑक्सीजनेशन होगी और फिर इन्हीं कंपोनेंट से होते हुए एयर जो है वो बाहर चली जाएगी। मतलब कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए, ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर क्या करेंगे? एक पाथवे क्रिएट करेंगे जिसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके ज़रिए एयर जो है वो एंटर होगी लंग्स में, ऑक्सीजनेशन होगी एंड देन एयर जो है आफ्टर ऑक्सीजनेशन इसी के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर, इन्हीं कंपोनेंट्स के थ्रू, इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर चली जाएगी। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बना रहा है जी? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बना रहे हैं। अब ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये जो रास्ता ये मिलकर सारे बना रहे हैं, इस रास्ते को, इस ट्रैक्ट को हमने क्या किया हुआ है? 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास नोज एंड नेजल कैविटी आ जाएगा, फेरेंक्स आ जाएगा और लैरिंक्स आ जाएगा। यही कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर भी मेंशन कर दिए। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह जो हैं अप टू लंग्स जो हैं, ये सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो तमाम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाते हैं जिसके ज़रिए बाहर की एयर जो है वो लंग्स में एंटर होती है और इसी ऑक्सीजनेशन के बाद वही एयर फिर इसी ट्रैक से होती हुई बॉडी से बाहर आ जाती। अब इस ट्रैक को हमने 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। सबसे पहले हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ते हैं, तो कितने कंपोनेंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी नोज से, जो कि एक्सटर्नल पार्ट है। देन हम इनसाइड मूव करेंगे नेजल कैविटी की तरफ। तो नोज की अगर हम बात करें तो ये क्या है जी, एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है सॉरी, नोज क्या है, ये एक्सटर्नल विजिबल पार्ट होता है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो हिस्सा जो बाहर से हमें नजर आता है वो हमारा क्या है जी, नोज है। और ये वही पार्ट है, इट इज द अल्टीमेटली ये हमारे फेस के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। तो अब नोज जो है ये बना किससे है, तो नोज के अंदर जो है एक बोन होती है, ठीक है, डेट इज द एथमाइड बोन, ठीक है। इसमें कार्टिलेज होता है, फैटी टिश्यूज और कुछ छोटे मोटे जो है वो मसल्स होते हैं। अब नोज का काम क्या है, नोज का काम है इट एक्ट एज द मेन एंट्रेंस फॉर एयर। नोज के अंदर क्या मौजूद हैं, 2 ओपनिंग्स होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे। नोस्ट्रिल्स जिनको हम कहते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स जिनको हम कहते हैं, इसके थ्रू एयर जो है वो अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर होगी नोज के थ्रू। नोज में अब नोज के अंदर क्या मौजूद होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं। अब नोस्ट्रिल्स याद रखिएगा, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स भी होते हैं और इंटरनल नोस्ट्रिल्स भी होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स क्या है, ओपनिंग ऑफ द नोज, ठीक है। अब 2 नोस्ट्रिल्स हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, द ओपनिंग ऑन द आउटर साइड ऑफ नोज थ्रू विच एयर एंटर। तो ये तो हमारे पास हो जाएंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। देन इंटरनल नोस्ट्रिल्स जो होंगे, द ओपनिंग ऑन द इनर साइड ऑफ नोज लोकेटेड एट द बैक ऑफ नेजल कैविटी। अब ये चीज़ थोड़ी सी आपने जो है वो समझनी है। लेट से अगर हम ड्रा करते हैं, लेट से ये हमारे पास अगर हम नेज़ल कैविटी को जो है वो ड्रा करते हैं, ये जी हमारी नेज़ल कैविटी है इनसाइड, ठीक है। देन आगे जो है ये हमारे पास फेरेंक्स है, ये फेरेंक्स वाला रीजन है, यहाँ पे ओरल कैविटी आ जाएगी। अब एक वो ओपनिंग्स हैं जो कि आउटसाइड जो है वो मौजूद है, ये हमारे पास हैं जी, ये हमारे पास कौन से नोस्ट्रिल्स हैं, ये हमारे पास हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ठीक है। फिर नेजल कैविटी आगे हम पढ़ेंगे, इसमें पार्टीशंस होती हैं, ये आप क्या कहलाएंगे, दीज आर नेजल चैम्बर्स, नेजल चैम्बर्स, ठीक है। अब ये नेजल चैम्बर जो है ये आगे फेरेंक्स में एंटर होंगे, फेरेंक्स में एंटर होंगे। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये है इंटरनल नोस्ट्रिल्स, दीज आर इंटरनल नोस्ट्रिल्स। कहाँ पे मौजूद होते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल, लोकेटेड एट द बैक ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बैक पर, उसके पीछे वाली साइड पर, या आप कहते हैं उसके एंडिंग पार्ट पर जो है वो मौजूद होते हैं। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के थ्रू यहाँ से एयर जो है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर होगी नेजल चैम्बर्स में, क्योंकि नेजल कैविटी के अंदर पार्टीशंस हैं नेजल चैम्बर्स में, और यहाँ से फिर एयर जो है वो इंटरनल नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है वो एंटर हो जाएगी किसमें, फेरेंक्स में, ठीक है। तो मेन पार्ट जो है वो यहाँ पर हमारे पास तो नोज है, इसमें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स भी होंगे और इंटरनल नोस्ट्रिल्स भी मौजूद होंगे। ये रिवीजन के तौर पे टेबल बनाया गया था। मेन जो कंपोनेंट हमने यहाँ पे डिस्कस करना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, वो है जी नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी की अगर हम बात करें तो ये क्या है जी, एयर फिल्ड स्पेस है या एयर फिल्ड कैविटी होती है इनसाइड नोज। तो हमारे नोज के अंदर जो है ये एक कैविटी होती है जिसके अंदर एयर आकर जो है वो फिल होती है। अब ये जो कैविटी है नेजल कैविटी, ये क्या होता है जी, डिवाइडेड होती है 2 चैम्बर्स में। जैसा कि आपको पिछले डायग्राम में मैंने बताया था कि नेजल कैविटी जो है इसके दरमियान पार्टीशन होती है, ठीक है। और पार्टीशन किसकी है, नेजल सेप्टम। उस पार्टीशन का नाम क्या है, पार्टीशन का नाम याद रखना आपने, नेजल सेप्टम। अब ये नेजल सेप्टम क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेजल बोन। तो नेजल बोन का ही एक पार्ट है जो नेजल कैविटी को क्या करता है, 2 चैम्बर्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देता है, जिनको हम कहते हैं नेजल चैम्बर्स, या इनको हम वेस्टिब्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो नेजल कैविटी है वो क्या हो जाती है, हमारी नेजल कैविटी 2 चैम्बर्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है। ये हमने जी यहाँ पे डायग्राम जो है वो बनाई थी, हमारी नेजल कैविटी जो है वो 2 चैम्बर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिनको हम नेजल चैम्बर्स भी कहते हैं या वेस्टिब्यूल्स भी कहते हैं। और ये जो पार्टीशन है यहाँ पर, इस पार्टीशन को हम क्या कहते हैं, डेट इज नेजल सेप्टम। दिस पार्टीशन इज नोन एज नेजल सेप्टम। अब क्या होगा, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है एयर एंटर होगी इन नेजल चैम्बर्स में,
जो कि कहाँ पे हैं, नेजल कैविटी के अंदर मौजूद हैं। तो क्या होगा, ईच चैम्बर्स ओपन टू आउटसाइड, जाहिर सी बात है बाहर की साइड पर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स मौजूद हैं और अंदर की साइड पर जो है वो इंटरनल नोस्ट्रिल्स मौजूद है। हर चैम्बर, नेजल चैम्बर बाहर की तरफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के थ्रू ओपन है और फेरेंक्स में एंटर होगा थ्रू इंटरनल नोस्ट्रिल। ये देखिए जी डायग्राम में, यहाँ पे देखें ये फेरेंक्स है, अब ये दोनों चैम्बर हैं, अब ये दोनों चैम्बर बाहर ओपन होंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के जरिए और फेरेंक्स के अंदर ओपन होंगे, फेरेंक्स के अंदर ओपन होंगे किसके जरिए, इंटरनल नोस्ट्रिल्स के जरिए ओपन होंगे। अब नेजल कैविटी जो है, जो कि अल्टीमेटली नेजल चैम्बर्स के अंदर जो है डिवाइडेड होती है, इस नेजल कैविटी की जो वॉल होती है, या आप नेजल चैम्बर की वॉल भी कह सकते हैं, इसमें क्या क्या मौजूद होता है, इसमें हेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हेयर्स क्या करती हैं, बाहर से जो एयर एंटर होगी उस एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, उनको ट्रैप करेंगे। नंबर 2, जो वॉल होगी, वॉल के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होगी, जो क्या करेगी, एक चिपचिपा सब्सटेंस म्यूकस पैदा करेगी। म्यूकस क्या करता है, हवा के अंदर जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करता है और इसके साथ साथ हवा के अंदर जो है वो मॉइस्चनिंग भी जो है वो क्रिएट करता है। फिर ब्लड कैपिलरीज की बात करें तो ये जो है, ये ब्लड कैपिलरीज जो वॉल के अंदर ही पाई जाती हैं, ये क्या करती हैं, इनकमिंग जो एयर है उसको वार्म करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो एयर और बाहर से जो है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के थ्रू जब वो नेजल कैविटी में एंटर होगी, या आप कह लें नेजल चैम्बर्स में एंटर होगी, तो क्या होगा, उस एयर को वार्म किया जाएगा या मॉइस्चन किया जाएगा। बेसिकली इसका मकसद है एयर के टेम्परेचर को एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि बॉडी का एक अपना टेम्परेचर है और बाहर से जो एयर एंटर होगी उसका एक अपना टेम्परेचर है। तो कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर एयर का जो टेम्परेचर है उसको बॉडी के टेम्परेचर के लगभग जो है वो कन्वर्ट किया जाए। फिर इसके अलावा जी कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल में और कंट्रीब्यूट टू सेंस ऑफ टेस्ट में भी किसी हद तक जो है वो हेल्प करती हैं। तो नेजल कैविटी के अंदर या नेजल चैम्बर्स के अंदर ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपने लाजमी याद करने हैं। अब ये इन्हीं का ये एक फंक्शन हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो फिल्ट्रेशन मेन काम है नेजल कैविटी का, जैसे ही एयर नेजल कैविटी में नेजल चैम्बर्स में एंटर होगी तो फिल्ट्रेशन होगी एयर की। ठीक है, क्योंकि हेयर्स जो होंगे, जो म्यूकस होगा वो क्या करेगा, तमाम जो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करेगा, फिल्टर करेगा। फिर इसके अलावा मैंने बताया था टेम्परेचर को एडजस्ट भी किया जाएगा, उसमें ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी, मॉइस्चनिंग जो है वो की जाएगी, मॉइस्चनिंग में म्यूकस भी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। ये चीज़ें हमने ऊपर भी डिस्कस की थी। ठीक, तो नेजल कैविटी से गुजरने के बाद अब क्या होगा, थ्रू इंटरनल नोस्ट्रिल्स एयर एंटर होगी, वो एयर जो फिल्टर हो चुकी है, वो एयर जिसका टेम्परेचर एडजस्ट किया जा चुका है। ठीक है, अब वो एयर एंटर होगी थ्रू इंटरनल नोस्ट्रिल्स, किसके अंदर, फेरेंक्स के अंदर, थ्रोट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब फेरेंक्स के बारे में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि ये एक मस्कुलर पैसेज है और ये वो जगह है जहाँ से फूड ने भी गुजरना होता है, जहाँ से एयर ने भी गुजरना होता है। तो ये एक कॉमन मस्कुलर पाथवे होता है बोथ फॉर एयर एंड फॉर फूड, क्योंकि एयर जो होगी वो नेजल कैविटी से होकर फेरेंक्स में, ठीक है, एयर जो होगी वो नेजल कैविटी में आएगी, नेजल कैविटी से फेरेंक्स के थ्रू वो चली जाएगी लैरिंक्स में। फूड की बात करें तो फूड आएगी किसमें, ओरल कैविटी में, और ओरल कैविटी से फेरेंक्स के थ्रू वो चली जाती है किसमें, एसोफेगस में। यही वजह है कि फेरेंक्स जो है ये एक कॉमन पाथवे है रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी और डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब फेरेंक्स का कोई ज़्यादा खास मेन काम नहीं है, नेजल कैविटी ने इनकमिंग जो एयर थी उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद उसके टेम्परेचर को भी एडजस्ट किया एंड देन जो है अब वो इंटरनल नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर को भेजा जाएगा फेरेंक्स में। फेरेंक्स का कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं है, फेरेंक्स सिंपली क्या करेगा, उस एयर को जो नेजल कैविटी से उस आएगी उसको आगे भेज देगा नेक्स्ट पोर्शन के अंदर। अच्छा, थोड़ा फेरेंक्स को और डिटेल में हम पढ़ेंगे तो फेरेंक्स जो है ये कोन शेप होता है, ठीक है, और इसके 3 रीजन्स हैं। फेरेंक्स को हम 3, मतलब जो थ्रोट वाला हिस्सा है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेजोफेरेंक्स में ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, नेजोफेरेंक्स में, फिर नेजोफेरेंक्स के बाद जो है ओरोफेरेंक्स में, ठीक है, एंड देन जो है लैरिंजोफेरेंक्स में। डिटेल आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, इसकी डिटेल, इसकी डायग्राम कुछ यहाँ पर ये है। ये देखिए जी, हमारे पास
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये जो डायग्राम है, अब ये हमारे पास है नेजल कैविटी, दिस वन इज अ नेजल कैविटी, यहाँ पे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होगा, ठीक है, ये हमारे पास है नेजल कैविटी, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद ये वाला जो अगला हिस्सा है, नेजल कैविटी के बाद जो अगला हिस्सा होता है हमारे पास, वो क्या है, डैट इज ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारे पास है फेरेंक्स का। अब फेरेंक्स के हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसमें जो येलो वाला कलर है वो क्या पोर्शन है, नेजोफेरेंक्स है, फिर हमारे पास ओरोफेरेंक्स है, एंड देन हमारे पास जो है वो हाइपोफेरेंक्स है। तो फेरेंक्स के भी हमने 3 रीजन्स बनाए हुए हैं। अब एयर की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट, जो एयर होगी, अब एयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है वो एंटर होगी नेजल चैम्बर्स में, ठीक है, यहाँ पे चैम्बर्स होंगे बेसिकली, फिर यहाँ पे इंटरनल नोस्ट्रिल है, पार्टीशन भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अगर हम पार्टीशन बनाते हैं, लेट से ये हमारे पास पार्टीशन है नेजल, ये नेजल चैम्बर्स बन गए। अब क्या होगा, ये हमारे पास है इंटरनल नोस्ट्रिल्स, इंटरनल नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर एंटर होगी किसमें, फेरेंक्स में। अब फेरेंक्स से होती हुई जो है वो एयर, फेरेंक्स से होती हुई जो है वो एयर किस में एंटर होगी, एंटर होगी ट्रैकिया में। ये किस में एंटर होगी, ट्रैकिया में, ठीक है। ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ट्रैकिया का, इसको हम कहते हैं लेरंक्स, वॉइस बॉक्स। फिर उसके नीचे जो है वो ट्रैकिया शुरू हो जाता है। तो फेरेंक्स एयर जो है वो एंटर होगी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के थ्रू नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से आएगी फेरेंक्स में। फेरेंक्स कुछ ज़्यादा काम नहीं करेगा, फेरेंक्स सिंपली उसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा, आगे कैरी करेगा टू द लेरंक्स, ठीक है। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फेरेंक्स जो है कॉमन पैसेज है एयर के लिए भी, फूड के लिए भी, ठीक है। ये क्या करता है, सिंपली एयर को डायरेक्शन देता है, उसको कैरी करता है किसकी तरफ, लेरंक्स की तरफ भेजता है। और अगर इसमें फूड आती है तो उसको किसकी तरफ भेज देता है, एसोफेगस की तरफ भेज देता है, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ हद तक जो है वो स्पीच में भी जो है वो इन्वॉल्व होता है, साउंड वाइब्रेशन को भी जो है वो किसी हद तक मॉडिफाई करने में रोल प्ले करता है, लेकिन मेन ये इसका फंक्शन नहीं है। मेन फंक्शन क्या है फेरेंक्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इट एज अ पाथवे, कॉमन पाथवे फॉर बोथ फूड एंड एयर। नेक्स्ट जी आगे बढ़ते हैं। अब खुराक नेजल कैविटी, एयर जो है वो नेजल कैविटी से किस में आई, फेरेंक्स में। अब फेरेंक्स उसको कहाँ पे कैरी कर देगा, ले आएगा लैरिंक्स के अंदर ले आएगा, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो लैरिंक्स के अंदर जो है स्मूथ मसल्स से बने कुछ रेशे होते हैं, कुछ पट्टियाँ होती हैं, बैंड्स होते हैं, जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। अब जब एयर लैरिंक्स से गुजरती है तो वो इन बैंड से टकराती है, इन बैंड्स के टकराने से जब वो वाइब्रेट करती हैं तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होती है। अब वोकल कॉर्ड्स जो हैं, ये जो बैंड्स हैं, ये जो रेशे हैं, इनमें जो टेंशन होगी, जो खिंचाव होगा और इनकी जो लेंथ होगी, डिटरमाइंस द पिच एंड टोन ऑफ द वॉइस। तो वॉइस की जो टोन है, जो पिच है, वो डिपेंड करेगी वोकल कॉर्ड्स की लेंथ पर, ठीक है, और उनमें टेंशन के ऊपर, खिंचाव के ऊपर, ठीक है। अब लैरिंक्स कहाँ पे होता है, तो ट्रैकिया के ऊपर मौजूद होता है। मतलब अगर हमारे पास ये लेट से अगर हमारे पास ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर ये कुछ बैंड्स, वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं, जिसको हम कहते हैं लेरिंक्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर एयर लेरिंक्स से होती हुई वो फिर किस में चली जाती है, अल्टीमेटली ट्रैकिया के अंदर जो है वो चली जाती है। थोड़ा और डिटेल में लेरिंक्स की बात करें तो ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ये कार्टिलेज से जो है वो बना होता है, ठीक है। और इसकी दीवारों के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है, ठीक है, इसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है। बर्ड्स के अंदर जो लैरिंक्स होता है उसको हम साइरिंग्स कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। बर्ड्स में जो लैरिंक्स है उसके लिए डिफरेंट टर्म यूज होती है, जिसको हम साइरिंग्स का नाम जो है वो देते हैं। अच्छा जी, अब लैरिंक्स के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जब हम लैरिंक्स वाले रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ये नेज़ल कैविटी है, ये हमारी नेज़ल कैविटी है। देन उसके बाद जो है नेज़ल कैविटी के बाद लेट्स से ये हमारा जो है ये फेरेंक्स वाला रीजन है, ठीक है। और फिर फेरेंक्स के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, फेरेंक्स के बाद जो है हमारे पास आ जाती है यहाँ पर, ये हमारे पास स्टार्ट हो गया जी ट्रैकिया,
ठीक है, ये ट्रैकिया, क्योंकि साथ में यहाँ पे एसोफेगस होती है इसलिए गैप रखा है। अब ये ट्रैकिया, ट्रैकिया का जो अपर पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपर पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज लैरंक्स। इसको हम लैरंक्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइब्रस बैंड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। अब इस आप देखिए यहाँ से ये ओपन है, तो इसकी जो ओपनिंग है इसको कहते हैं ग्लोटिस, इसको क्या कहते हैं, ग्लोटिस। और इस ओपनिंग के ऊपर, इस ग्लोटिस के ऊपर जो है यहाँ पर एक फ्लैप होता है, कार्टिलेज का ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं, चूंकि ग्लोटिस के ऊपर होता है तो इसको हम कहते हैं एपीग्लोटिस, ठीक है। तो लैरंक्स वाले रीजन में आपको लैरंक्स की जो ओपनिंग होगी उसको आप क्या कहेंगे, ग्लोटिस। द ओपनिंग ऑफ लैरंक्स इज कॉल्ड ग्लोटिस। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया भी इसको कह सकते हैं, इज कॉल्ड ग्लोटिस, ठीक है। और एपीग्लोटिस क्या है, अ फ्लैप, एक ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज का ही बना होता है, जो कि ग्लोटिस को कवर करने का काम करता है। याद रखिएगा, जब फूड पास होती है, फूड ओरल कैविटी से फेरेंक्स में आती है, तो ये एपिग्लोटिस नीचे आकर विंड पाइप को, ये लैरंक्स को, ट्रैकिया को बंद कर देता है, ताकि फूड फेरेंक्स से होकर सिर्फ किस में जाए, एसोफेगस के अंदर ही जो है वो जा सके। तो एपिग्लोटिस का काम क्या है, एपिग्लोटिस का काम है ज़रूरत पड़ने पर ये क्या करता है, प्रिवेंट फूड और लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग स्वालोइंग। जब हम खुराक को निगलेंगे तो ये एपिग्लोटिस नीचे आकर क्या करेगा, इसको बंद कर देगा, ट्रैकिया को, विंड लेरंक्स को बंद कर देगा, जिससे क्या होगा, ड्यूरिंग स्वालोविंग एपिग्लोटिस क्लोज कर देगा ग्लोटिस को, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एपिग्लोटिस कंट्रोल्ड बाय मसल्स, ठीक है। अच्छा जी, लैरंक्स के फंक्शंस क्या हैं, तो एक तो मेन फंक्शन है उसका साउंड की प्रोडक्शन करना, दूसरा ये एयर को पास करके किस में भेज देगा, ट्रैकिया में भेज देगा। अब लैरंक्स में एयर कहाँ से आ रही है, फेरेंक्स से, फेरेंक्स से आएगी एयर लैरंक्स में, लैरंक्स उसको आगे भेज देगा किस में, ट्रैकिया में, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, चूंकि लैरंक्स वाले रीजन में एपिग्लोटिस भी होता है, तो ये एपिग्लोटिस की वजह से ये फूड को कभी भी ट्रैकिया में, विंड पाइप में एंटर होने नहीं देता। फिर हमने पढ़ा था इसकी वॉल में म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, तो अल्टीमेटली वो भी कुछ हद तक यहाँ पर फिल्ट्रेशन रोल जो है वो प्ले करती है। तो ये जी हमारे पास अभी तक जो हमने 3 कंपोनेंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लैरंक्स, उसकी यहाँ पर जो है वो एक ब्रीफ समरी दी गई है। नेजल कैविटी में हेयर्स भी हैं, म्यूकस भी हैं, सीलिया भी मौजूद होते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं, मॉइस्चर करते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पर डिफेंस, चूँकि फिल्ट्रेशन हो रही है तो डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का यहाँ पे काम करते हैं। फेरेंक्स जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंपली जो है यहाँ से फूड भी गुजरती है, एयर भी गुजरती है। लैरंक्स कार्टिलेज का बना होता है, इसकी वॉल में भी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो अल्टीमेटली फिल्ट्रेशन करेगी। अब चूंकि यहाँ पे वोकल कॉर्ड होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होगी, और ये एयर को क्या करेगा, एपिग्लोटिस से गुजारते हुए किस में भेज देगा, ट्रैकिया के अंदर जो है वो दाखिल कर देगा, ठीक है जी। ये वोकल कॉर्ड्स के बारे में जो है वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है जी दी प्राइमरी, दी मेन फंक्शन ऑफ लैरंक्स। तो लैरंक्स का जो मेन फंक्शन है, लैरंक्स के हमने फंक्शंस पढ़े, क्योंकि उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन भी है, लिहाजा वो फिल्ट्रेशन भी कर सकता है, लेकिन उसने पूछा प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, तो वो अल्टीमेटली वॉइस प्रोडक्शन ही है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें 3 कंपोनेंट्स थे, नेजल कैविटी जिसकी समरी हमने टेबल में भी पढ़ ली, नेजल कैविटी, देन फेरेंक्स, एंड देन हमारे पास उसमें था लैरंक्स। अब एयर आ गई है किसके अंदर, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, जिसमें पहला जो कंपोनेंट है, वो हमारे पास क्या है, ट्रैकिया, विंड पाइप। अब ट्रैकिया जो है इसको विंड पाइप भी कहते हैं, इसको ब्रीदिंग ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। इट एक्ट एज द मेन पाथवे थ्रू विच एयर पास फ्रॉम लैरंक्स टू दी ब्रोंकाई, ठीक है। अब लैरंक्स है, ये लेट्स से ये लैरंक्स है और ये नीचे ब्रोंकाई है, इनके दरमियान क्या, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या करता है, लैरंक्स से आने वाली एयर को अपने अंदर से गुजार कर आगे भेज देता है, किसमें, ब्रोंकाई के अंदर भेज देता है। लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो विड्थ है वो 1 इंच तक जो है वो हो सकती है, 1 इंच तक हो सकती है। लोकेशन अगर बॉडी के हिसाब से देखें तो ये थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है वो इसकी लोकेशन होती है, और एंड कहाँ पर होती है, इट इज़ एंड एट 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्री जो है हमारी चेस्ट कैविटी में वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रीज हैं, बोन्स हैं, ठीक है,
5वीं वर्टिब्री तक जो है ये मौजूद होती हैं, वहाँ पर से ये डिवाइड हो जाती हैं। 5वीं वर्टिब्री तक जब ये पहुँचती हैं तो वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाती हैं इनटू ब्रोंकाई, ये आगे फिर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ट्रैकिया के अंदर आपको, इसकी दीवारों के अंदर आपको, ट्रैकिया की वॉल के अंदर आपको इस तरह के कार्टिलेज मिलेंगे, सी शेप कार्टिलेज। तादाद कितनी होती है? 15 to 22। ठीक है, 15 to 22 जो है कार्टिलेज मौजूद होते हैं यहाँ पर। अब वॉल किससे बनी हुई है? तो सी शेप कार्टिलेज जो है वो मौजूद होगा, जो क्या करते हैं, ट्रैकिया को ओपन रखते हैं, बंद होने नहीं देते। ठीक है, बंद होने नहीं देते। बाकी इसमें इतना कुछ खास नहीं है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली ट्रैकिया क्या करता है, एक ओपन पाथवे जो है, एक रास्ता जो है वो मुहैया करता है एयर को लंग्स में पहुंचाने के लिए। ठीक है, और इसमें जो कार्टिलेज होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट एयरवे कोलैप्स ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर ड्यूरिंग इनहेलेशन। और ये इनहेलेशन के दौरान जो है वो क्या करता है, एयरवे को कोलैप्स होने से जो है वो बचाता है। अब ट्रैकिया से हमारे पास क्या बनेंगे, देखिए हम पहले ना, इससे पहले हम एक डायग्राम समझते हैं। ये जी हमारे पास डायग्राम है। अब यहाँ पर आप देखिए, जिस ट्रैकिया की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या मौजूद होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मौजूद होगा लैरंक्स, यहाँ पे होगा लैरंक्स। लैरंक्स के नीचे यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया जी, ट्रैकिया शुरू हो गया। और अगर आप गौर करें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे इस तरह के सी शेप कार्टिलेज भी जो है वो मिलेंगे। एंड कहाँ पर होता है ट्रैकिया, 5th थोरेसिक वर्टिब्री। यहाँ से ये वर्टिब्री, यहाँ से जो ट्रैकिया होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, एक जो है वो राइट ब्रोंकाई होगा और एक लेफ्ट ब्रोंकाई होगा। एक की बात करेंगे सिंगुलर ब्रोंकस, 2 ब्रोंकाई। ठीक है, अब इनको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया जो होता है डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ट्रैकिया डिवाइड होकर क्या बनाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, और जो प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं वो फिर आगे फर्दर डिवाइड होकर बनाते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होकर बनाते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई की काफी सारी टाइप्स हैं। ट्रैकिया से बनेगा ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जो सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं इनकी तादाद फिक्स होती है। लाइक अगर आप ये राइट लंग की बात करें तो इसमें आप देखें ये 3 आपको लोब्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं, 3, इसमें क्या होते हैं जी, 3 जो हैं वो होते हैं हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई, जो तीनों लोब्स में जाते हैं। जबकि जो हमारे पास लेफ्ट लंग है इसमें 2 ही लोब्स होते हैं। तो इसमें जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है उनकी तादाद भी क्या होती है, डेट इज 2। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर जो है वो डिस्कस करनी है कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया अभी आपने देखा था कि जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होकर क्या बनाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है। 2 बनाता है, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, अब ये जो राइट और लेफ्ट, ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, जैसे ही ये लंग्स के अंदर एंटर होते हैं तो ये फौरन डिवाइड होते हैं और अपने से छोटे ब्रोंकाई बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स के लेफ्ट लंग में जो सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं उनकी तादाद कितनी है, 2। राइट में उनकी तादाद कितनी है, 3। राइट में कितनी है, 3। अब ट्रैकिया की वॉल के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि उस ट्रैकिया की वॉल में सी शेप कार्टिलेज मौजूद होता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते बढ़ते जब सेकेंडरी ब्रोंकाई की तरफ आते हैं तो सेकेंडरी ब्रोंकाई की वॉल जो है इसमें सी शेप कार्टिलेज नहीं रहता, बल्कि इसकी जगह क्या आ जाती हैं, कार्टिलेज प्लेट्स आ जाती हैं। तो आपने ये याद रखना है कि ट्रैकिया की जो वॉल है उसमें सी शेप कार्टिलेज पाए जाते हैं, जबकि उस ट्रैकिया से आगे जो ब्रोंकाई ब्रोंकाई जो बनेंगे, ब्रोंकाई में कार्टिलेज नहीं होता, बल्कि सी शेप कार्टिलेज नहीं होता, बल्कि वहाँ पे क्या होती हैं, कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई हमने कहा था ये फर्दर आगे जो है वो डिवाइड होता है, क्या बनाता है जी, टर्शरी ब्रोंकाई जो है वो बनाता है, टर्शरी ब्रोंकाई। अब ये टर्शरी ब्रोंकाई मजीद डिवाइड होंगे और ये क्या बना देंगे, ब्रोंक्यूल्स। ये क्या बना देंगे, ब्रोंक्यूल्स जो है वो बना देंगे। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बारीक बारीक जो हैं वो ट्यूब्स होती हैं। इनका जो डायामीटर होता है वो लेस देन 1 मिलीमीटर होता है, लेस देन 1 मिलीमीटर। ठीक है, डू नॉट हैव, और इनकी खास बात कि इसमें कार्टिलेज प्लेट नहीं होंगी।
ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेज वॉल के अंदर मौजूद है। ब्रोंकाई कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं, ब्रोंक्यूल्स कार्टिलेज प्लेट्स भी इनमें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, ट्रैकिया से बनेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से बनेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से बनेंगे टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई से बनेंगे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से बनेंगी मजीद छोटी ट्यूब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होंगी ये फिर एंड कहाँ पर होंगी, ये आगे चल के कुछ मजीद छोटी डक्ट्स बनाएंगी जिन्हें हम कहेंगे एल्वियोलर डक्ट्स। और ये जो डक्ट्स होंगी इन ये लेट से ये एल्वियोलर डक्ट है, तो हर एल्वियोलर डक्ट के एंड पर एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहेंगे एयर सैक, इसको हम क्या कहेंगे, एयर सैक। और इस एयर सैक के अंदर छोटी छोटी हवा की थैलियाँ जो है वो मौजूद होंगी। इन हवा की थैलियों को हम क्या नाम देंगे, जी हाँ, एल्वियोलाई। एक सैक में लगभग 20 से 30 एल्वियोलाई जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो एल्वियोलाई तक जो है वो हम पहुंच चुके हैं, एल्वियोलाई तक हम पहुंच चुके हैं। अब एल्वियोलाई सिंगुलर इसका क्या है, एल्वियोलस। ये क्या है जी, छोटे छोटे गुब्बारे की तरह के जो हैं थैली नुमा जो हैं ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या जी, माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं, मेड अप ऑफ, इनकी जो वॉल होती है वो किससे बनी हुई है, स्क्वेमस एपिथेलियम से, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। और उनकी जो थिकनेस है वॉल की वो क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर थिक है। मतलब एल्वियोलाई ये जो बैलून की तरह के छोटे छोटे जो हैं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी जो वॉल है वो बहुत ही बारीक होती है। वो इसीलिए बारीक होती है, अब ये जो एल्वियोलाई होते हैं इनके गिर्द क्या होते हैं, इनके गिर्द होती हैं जी ब्लड वेसल्स। क्या होती हैं, ब्लड वेसल, जिनमें ब्लड मूव कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर एयर जो है वो एल्वियोलाई में मौजूद है, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन होगी वो किस में चली जाएगी, ब्लड के अंदर चली जाएगी। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो किस में आ जाएगी, एल्वियोलाई में आ जाएगी। तो एल्वियोलाई वो जगह है, वो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है। एयर से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में चली जाती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर जो है वो एयर में आ जाती है, और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर इन्हीं पाथवेज से रिवर्स होते हुए जो है ये नोज के, ये हमारी बॉडी से जो है वो बाहर चली जाएगी। तो एल्वियोलाई के गिर्द क्या मौजूद होती हैं, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। हर एल्वियोलस के गिर्द बेशुमार कैपिलरीज होती है ताकि क्या किया जा सके, गैशियस एक्सचेंज जो है वो किया जा सके। तो एल्वियोलाई वो जगह है जहां पर गैसों का तबादला होता है, क्योंकि जो एयर हमारी एल्वियोलाई के अंदर आई है वहां से ऑक्सीजन निकलकर किस में चली जाएगी, डिफ्यूजन के जरिए जाएगी ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के जरिए निकलकर किस में आ जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर जो है वो आ जाएगी। सो ये वो जगह है जहां पर गैसों का तबादला होता है, और यही वजह है कि चूंकि यहाँ पे गैसों का तबादला होना होता है, गैसेज ने मूव करना होता है, यही वजह है कि एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, 0.1 माइक्रोमीटर उसकी जो है वो थिकनेस होती है। इसके अलावा एल्वियोलाई जो हैं, यही एल्वियोलाई जब इकट्ठे होते हैं तो एक ऑर्गन बनता है जिसको हम लंग्स का नाम जो है वो देते हैं। तो एल्वियोलाई के मिलने से ही जो है वो लंग्स जो है वो बनते हैं। सो एल्वियोलाई क्या करते हैं, इट मेंटेन्स इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि लंग्स का काम क्या है, गैसों का तबादला करना, और ये काम लंग्स के अंदर कर कौन रहे हैं, एल्वियोलाई ही कर रहे हैं। यही वजह है कि इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं। सो यहाँ पर हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी जो है वो कंप्लीट हो गया, उसकी भी समरी टेबल में दी गई है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की थी। लैरिंक्स की हम बात करें तो कार्टिलेजिनस बॉक्स है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ट्रैकिया हमने पढ़ा, इसमें सी शेप कार्टिलेज होता है। ब्रोंकाई में हमने पढ़ा कि इसमें कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं। ब्रोंक्यूल्स में हमने पढ़ा कि इसमें कार्टिलेज होता ही नहीं है। फिर एयर सैक्स हमने पढ़े थे जिनके अंदर एल्वियोलाई होते हैं। एक एयर सैक में मैंने बताया था 20 से 30 एल्वियोलाई होते हैं, और एल्वियोलाई जो हैं इनकी जो वॉल है उसमें वो किससे बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम से। इसके अलावा इसमें इलास्टिन भी होते हैं, कैपिलरी सराउंडिंग में होती हैं, कोलेजन प्रोटीन्स भी होती हैं। तो एल्वियोलाई क्या हैं, इट इज़ अ साइट फॉर गैशियस एक्सचेंज। ये वजह है कि इनको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी जो है वो कहते हैं,
ठीक है। तो लंग्स के अंदर क्या होती है, इलास्टिक नेचर होती है। द लंग्स कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जाहिर सी बात है, जब हम सांस लेंगे तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग जो है वो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, रिलैक्स भी करेंगे। अब ये कैपेसिटी लंग्स के अंदर कहाँ से आती है, तो ये आती है इलास्टिक फाइबर्स की वजह से, ठीक है, एंड दी प्रोटीन इलास्टिन इन द लंग टिश्यूज। तो ये भी आपने याद रखना है, प्रोटीन, इलास्टिन और इलास्टिक फाइबर्स की वजह से। अब जो प्रोटीन इलास्टिन है, इसकी वजह से लंग्स क्या हो जाती हैं, दे बिकम फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेचेबल, जिसकी वजह से जो है जैसे ही एयर लंग्स में एंटर होती है तो ये बड़ी आसानी से एक्सपैंड कर सकते हैं, और जब एयर को बाहर धकेलना होता है तो ये बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब लंग्स की अगर हम बात करें तो हमने, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एल्वियोलाई ही इकट्ठे होकर जो हैं वो लंग्स बनाते हैं। सो द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एल्वियोलाई लीड टू ओवरऑल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स। तो एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो अल्टीमेटली लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाएंगे। दोनों लंग्स की अगर हम बात करें तो इनमें टोटल जो एल्वियोलाई है उनकी तादाद होती है 700 मिलियन, ठीक है, लगभग 700 मिलियन जो हैं एल्वियोलाई मौजूद होते हैं इन बोथ लंग्स। अब लंग्स की अगर हम बात करें, लास्ट पार्ट है जी, लंग्स कहाँ पर होते हैं, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, और इनके गिर्द पसलियों का पिंजरा मौजूद होता है जिसे हम रिब केज का नाम जो है वो देते हैं। हार्ट के गिर्द भी, हार्ट और लंग्स दोनों के गिर्द क्या मौजूद होता है, रिब केज मौजूद होता है, ठीक है। लंग्स की शेप की अगर हम बात करें तो कोनिकल शेप होती है जी, ठीक है, और इनकी जो टिप होती है वो नैरो होती है, वाइल द बेस इज ब्रॉड, ठीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बारीक होता है, जबकि जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आते हैं तो ये ब्रॉड होते चले जाते हैं, और ये रेस्ट कहाँ पे ख़त्म होते हैं, इनके नीचे यहाँ पे क्या होती है, डायाफ्राम की मोटी शीट होती है। अब राइट लंग की अगर हम बात करें तो राइट लंग जो है वो लार्ज इन साइज होता है, क्योंकि उसमें हमने 3 लोब्स पढ़े थे। लेफ्ट लंग जो है उसमें 2 लोब्स हमने पढ़े थे, यही वजह है कि वो स्मॉल इन साइज होता है। और उसकी एक वजह ये भी होती है कि जो हार्ट होता है, ठीक है, अगर आपने हमारा सर्कुलेशन वाला लेक्चर जो है वो सुना हो तो सर्कुलेशन वाले लेक्चर में हमने कहा था, अब यहाँ पे आप देखें कि जो लेफ्ट लंग है उसमें आपको ये एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं कार्डियक नोच। ये भी याद रखना है आपने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कार्डियक नोच, क्योंकि जो हार्ट होता है उसका जो लेफ्ट साइड होती है इट इज स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट साइड, जिसकी वजह से जो लेफ्ट लंग होता है उसमें एक डिप्रेशन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक नोच। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्डियक नोच। तो हम बात कर रहे थे लंग्स की। अब लंग्स के गिर्द जो है ये मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, इसको प्लूरा भी पढ़ा जाता है। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर प्लूरा होती है, इट इज लाइंस इनसाइड ऑफ द चेस्ट कैविटी, और जो इनर प्लूरा होती है वो लंग्स की सरफेस को क्या करती है, कवर करती है। इन दोनों के दरमियान फ्लूइड भी होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड का नाम देते हैं। अब जाहिर सी बात है फ्लूइड है तो इसका काम क्या होगा, फ्रिक्शन को कम करना होगा, लुब्रिकेशन का काम जो है ये करेगा, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल ड्यूरिंग ब्रीथिंग एंड प्रिवेंट डैमेज टू डेलिकेट लंग्स टिश्यूज, ठीक है। फिर हमारे पास एक और टर्म है जी यहाँ पर, मीडियास्टिनम। द 2 लंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ पार्टीशन कॉल्ड द मीडियास्टिनम। ये भी आपने याद रखना है। इसके अंदर जो है द मीडियास्टिनम आल्सो कंटेन हार्ट, मेजर ब्लड वेसल्स, ट्रैकिया और एसोफेगस। तो दोनों लंग्स आपस में जो हैं वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, इनके दरमियान क्या होती है, एक पार्टीशन होती है जिसे हम मीडियास्टिनम कहते हैं। तो लंग्स की नेचर ओवरऑल देखें तो लंग्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक नेचर के होते हैं, हल्के होते हैं, क्योंकि एयर एंटर होगी तो इनके अंदर जो है वो इनका वेट हैवी होगा। स्पंजी नेचर के होते हैं, यही स्पंजी नेचर इनको अलाउ करती है कि ये इन्फ्लेट कर सकें, फूल सकें और डिफ्लेट कर सकें, कंप्रेस कर सकें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। अब लंग्स के साथ कुछ मसल्स अटैच होते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि लेट से ये जी हमारे पास जो है ये दोनों फेफड़े हैं, तो इनके नीचे वाली साइड पर यहाँ पर क्या होती है, एक थिक मोटी शीट होती है मसल की जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम।
डायाफ्राम इनकी जो शेप है वो डोम गुंबद नुमा होती है, डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे, एट बेस ऑफ चेस्ट कैविटी, और यहीं पे चेस्ट कैविटी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, फंक्शन क्या है जी, डायाफ्राम जो है ये थिक मस्कुलर शीट क्या करेगी, आगे इनहेलेशन में और एक्सेलेशन में, ब्रीदिंग में हेल्प करेगी, जो आने वाली स्लाइड्स में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स के दरमियान जो मसल्स होते हैं, लेट से ये स्टर्नम है, इसके साथ ये कुछ जो है वो रिब्स अटैच हैं, इस तरीके से रिब्स जो है वो अटैच हैं। तो रिब्स के दरमियान जो बारीक मस्कुलर शीट होगी उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे उसे हम कहेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पे होते हैं, दे आर लोकेटेड बिटवीन द रिब्स, और ये भी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में रोल प्ले करेंगे, क्योंकि रिब्स की आउटवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट में ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी आगे ब्रीदिंग के टॉपिक में हमने पढ़ने, और ये जी हमारा ब्रीदिंग का टॉपिक आ गया। ब्रीदिंग, हम सांस किस तरीके से लेते हैं। तो ब्रीदिंग जो है एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके जरिए एयर लंग्स में एंटर होती है और गैशियस एक्सचेंज के बाद एयर जो है वो लंग्स से बाहर चली जाती है। अब एयर का लंग्स में एंटर होना इनहेलेशन कहलाता है, और एयर का गैसों के तबादले के बाद एयर का लंग्स से बाहर चले जाना ये एक्सपायरेशन कहलाता है। अब सवाल है कि जी इनहेलेशन होगी कैसे, बाहर से एयर जो है वो लंग्स में कैसे एंटर होगी। तो ये इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, इसमें डायाफ्राम भी हेल्प करेगा, इसमें इंटरकोस्टल मसल्स भी हेल्प करेंगे जो कि रिब्स के दरमियान में अटैच होते हैं। तो सबसे पहले मेनली रोल ही इनका होगा, सबसे पहले क्या होगा, जो डायाफ्राम होगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, अब आप समझ लें कि लेट से ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास ओवरऑल जो चेस्ट कैविटी का रीजन है, और ये नीचे यहाँ पर क्या है, ये डायाफ्राम। अब डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। डाउनवर्ड मूव करने से ओवरऑल अगर आप देखें तो क्या होगा, चेस्ट कैविटी की जो लेंथ है उसमें इजाफा हो जाएगा। फिर एट द सेम टाइम जो रिब्स के दरमियान जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इंस्पायरेशन में, इनहेलेशन में डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके डाउनवर्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो ओवरऑल लेंथ में इजाफा होगा। फिर इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रिब्स को क्या करेंगे, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, अपवर्ड और आउटवर्ड, बाहर की तरफ धकेलेंगे, जिससे क्या होगा, विड्थ में इजाफा होगा। तो ओवरऑल क्या होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। चेस्ट कैविटी एरिया बढ़ने से क्या होगा, लंग्स में प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। जब लंग्स में प्रेशर कम होगा तो अल्टीमेटली एयर जो है वो बाहर, जहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो एयर क्या करेगी, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब बाहर से वो मूव करेगी इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। यही चीज़ हमने ऑपोजिट कर देनी है एक्सपायरेशन में। अब क्वेश्चन है जी, यहाँ पे पूछा गया, व्हाट हैपन्स व्हेन द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन या इंस्पायरेशन तो क्या होता है जी, जो रिब्स हैं वो क्या करती हैं, दे मूव आउटवर्ड। रिब्स क्या करती हैं, वो आउटवर्ड, बाहर की तरफ जो है वो मूव करती हैं। तो यहाँ पे जी देखिए डायग्राम है जिसमें दोनों जो टॉपिक्स हैं उनको, ब्रीदिंग के दोनों जो टाइप्स हैं, जिसमें एयर जो है वो एंटर कैसे होगी और एयर जो है वो बाहर कैसे जाएगी उसको दिखाया गया। अब इसमें आप देखिए ये इंस्पायरेशन है, इसमें आप देखिए डायाफ्राम क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, लेंथ में इजाफा होगा। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स क्या करेंगी, अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेंगे, जिसको इस डायरेक्शन में दिखाया गया। तो विड्थ में भी इजाफा हो गया, लेंथ में भी इजाफा हो गया, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे लंग्स में एयर का प्रेशर कम होगा तो एयर बाहर से एंटर होगी इनटू द लंग्स। अब आप देखिए ये रिब्स हैं तो इनके दरमियान यहाँ पे होते हैं जी इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये चीज़ आप ऑपोजिट कर दें, यहाँ पे डायाफ्राम होगा रिलैक्स, और जब डायाफ्राम रिलैक्स होगा ये अपवर्ड मूव करेगा, दोबारा से इसकी डोम शेप जो है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स करेंगे, तो जो रिब्स हैं जो
अपवर्ड मूव कर रही थी वो अब क्या करेंगी, इनवर्ड मूव करेंगे। ये जैसे यहाँ पे एरोज में दिखा है, तो लेंथ भी कम हो गई, विड्थ भी कम हो गई, ओवरऑल चेस्ट वॉल्यूम कम हो गया, जिससे एयर पे प्रेशर, जो लंग्स होंगे उनमें प्रेशर इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो लंग्स क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, और एयर जो है वो क्या करेंगे, इट मूव आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। देखें जी, डायफ्राम रिलैक्स होगा, अपवर्ड मूव करेगा, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगे, रिब्स क्या करेंगी, डाउनवर्ड इनवर्ड मूव करेंगी, ओवरऑल चेस्ट वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज करेगा, लंग्स कंप्रेस करेंगे, और एयर जो है वो अल्टीमेटली उसको बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो यही चीज़ दोनों का कंपैरिजन हमने यहाँ पे टेबल की फॉर्म में जो है वो दे दिया। रिब्स की मूवमेंट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होती है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जो डायग्राम में भी थी, ठीक है। आउटवर्ड का लफ्ज़ आपने याद रखना है, बाहर की तरफ मूव करेंगे, जबकि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वो इनवर्ड मूव करेंगे। डायाफ्राम की बात की थी तो इंस्पायरेशन में डायाफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है, एक्सपायरेशन में वो अपवर्ड मूव करता है, जिससे डायाफ्राम की शेप जब डाउनवर्ड मूव करता है तो लेस डोम शेप हो जाता है, जब अपवर्ड मूव करता है दोबारा अपनी ओरिजिनल डोम शेप में वापस आ जाता है। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इसमें बढ़ता है, इसमें कम होता है, प्रेशर लंग्स में जो है वो डिक्रीज होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है, एयर लंग्स में एंटर होगी, और यहाँ पर क्या होगा, एयर जो है वो लंग्स से बाहर चली जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक टर्म है, हमने जब ब्रीदिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने एक टर्म यूज़ की थी, ब्रीदिंग इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। अब यहाँ पे ना एक और टर्म भी है, रेस्पायरेशन। तो ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में जी क्या फ़र्क है, ब्रीदिंग जो है ये मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पायरेशन जो है ये केमिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। रेस्पायरेशन में क्या होता है जी, फूड की ब्रेकडाउन से एनर्जी जो है वो बनाई जाती है। ब्रीदिंग में क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस है, जिसके जरिए एयर जो है उसको क्या किया जाता है, इन टू एंड आउट ऑफ लंग्स जो है वो भेजा जाता है, और ये बेसिकली एक्सटर्नल रेस्पायरेशन की टाइप होती है। डायफ्राम, ये जो ब्रीदिंग है इसको एक्सटर्नल रेस्पायरेशन भी हम कह सकते हैं। ब्रीदिंग रेट की बात करें तो नॉर्मल जो अडल्ट पर्सन है उसमें 15 to 20 टाइम्स पर मिनट हम एट रेस्ट, ठीक है, एक मिनट में हम 15 से 20 मरतबा जो है वो सांस लेते हैं, बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ता है और ये 30 to 40 टाइम्स पर मिनट तक जो है वो जा सकता है, ठीक है। दिस इंक्रीज सप्लाईज, अब ये ब्रीदिंग रेट बढ़ता क्यों है, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी को प्रोवाइड की जा सके, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी को एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, और एनर्जी की जो हमारी बॉडी में जो प्रोडक्शन है वो एरोबिक रेस्पायरेशन से ज़्यादा होती है, जिसके लिए ऑक्सीजन का मिलना बॉडी को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जब हम सांस लेते हैं तो कंपोजिशन ऑफ एयर जो है वो चेंज होती है, उसको कंपोजिशन को भी देख लेते हैं। ये जी कंपोजिशन है, वो एयर जो हमारी बॉडी में एंटर हो रही है, डेट इज कॉल्ड इंस्पायर्ड एयर। वो एयर जो हमारी बॉडी से बाहर जा रही है, डेट इज एक्सपायर्ड एयर। तो जो एयर हमारी बॉडी में एंटर हो रही है उसमें ऑक्सीजन कितनी है, 21%, जो बाहर जा रही है उसमें कितनी है, 16%। इसका मतलब ये है कि बॉडी में जो एयर एंटर हो रही है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बाहर जाने वाली एयर से ज़्यादा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जो एयर एंटर हो रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%, और जो बाहर जा रही है वो कितनी है, 4%। तो मतलब जो एयर बाहर जा रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, ज़्यादा है। ये टेबल भी आपने याद रखना है, नाइट्रोजन का कंटेंट सेम ही होता है, ऑक्सीजन और आपने कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यूज़ याद रखनी है। नेक्स्ट जी हम आ जाते हैं गैसेस की ट्रांसपोर्ट। अब दो ही गैसेस हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट होती है जी, एक ऑक्सीजन है और दूसरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो जब गैसों का तबादला होता है थ्रू एल्वेओलाई, तो हमने पढ़ा था एयर जो ऑक्सीजन जो होती है वो एल्वेओलाई से वो चली जाती है ब्लड में, और ब्लड से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ जाती है, वो एयर में, लंग्स में आ जाती है, एल्वेओलाई में आ जाती है। तो दीज गैसेज मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू एंड फ्रॉम बॉडी टिश्यू थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो दो गैसेज है जी, एक ऑक्सीजन है और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों को डिस्कस करते हैं। एक चीज़ याद रखनी है आपने, ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होगी वो लंग्स से होगी टूवर्ड बॉडी टिश्यूज़। तो जब हम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो वो लंग्स से बॉडी टिश्यूज़ की तरफ पढ़ेंगे, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो वो इसके रिवर्स
ऑर्डर में हम पढ़ेंगे, मतलब बॉडी टिश्यू से टूवर्ड लंग्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पे। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, ऑक्सीजन की पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा लंग्स से, यहाँ पे एल्वियोलाई भी कह सकते हैं, लंग्स से किसकी तरफ होगी, हमेशा हम इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो लंग्स से बॉडी टिश्यूज़ की तरफ ही जो है वो डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये है कि एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से ट्रांसपोर्ट होगी बॉडी टिश्यूज़ तक कैसे? तो इसके जी दो तरीके हैं। ऑक्सीजन दो तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। नंबर 1, ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर, ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर लगभग 3% जो ऑक्सीजन है, अब जाहिर सी बात है लंग्स में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन किस में जाएगी, ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होनी है बॉडी टिश्यूज तक। लेकिन कैसे होगी? तो लगभग 3% जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होगी, और मेजॉरिटी ऑफ दी जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, वो जब लंग्स से एंटर होगी ब्लड में, तो वो ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है उसके साथ अटैच होकर होगी। तो लगभग 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होगी, और 3% जो है वो प्लाज्मा के साथ हल होकर जो है प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी। अब इसके लिए चूंकि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और इसके अंदर ये खास बात है, ये सिर्फ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा मैंने बताया ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन है तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होगी। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं? 4। 2 इसमें अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। हर अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड, हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड। टोटल ओवरऑल कितने अमाइनो एसिड होते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन में? 574, ठीक है, 574। अब हीमोग्लोबिन के में कितनी चेन है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। हर चेन के अंदर एक हीम ग्रुप लाजमी मौजूद होता है, ठीक है, हीम आयरन से बना होता है, और यही बेसिकली बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। अब एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और हर चेन में हीम ग्रुप एक एक है, तो मतलब एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप हैं, और हीम ग्रुप के साथ क्या अटैच होगा? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच होंगे। तो इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं? 4। अगर आपसे पूछा जाए एटम्स कितने अटैच होते हैं, तो अल्टीमेटली एटम्स 8 जो हैं वो अटैच होंगे। तो एट ए टाइम, एक वक्त में एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है तो हमारे पास क्या बनती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन है, इसके साथ जब ऑक्सीजन अटैच होगी तो क्या बनेगा जी? इसके साथ जब ऑक्सीजन अटैच होगी तो क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनेगी, HbO2। मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों बनाया है? क्योंकि ये रिएक्शन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी। कहाँ बाइंड होगी? ये बाइंड होगी लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से जाएगी ब्लड में, तो वहाँ पे वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। अब ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी लंग्स से बॉडी टिश्यूज तक। जब वो ब्लड जाएगा टिश्यूज के अंदर तो वहाँ पर जाके यही प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, मतलब यही ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ पे जाके ब्रेक होगी, ऑक्सीजन टिश्यूज में चली जाएगी, हीमोग्लोबिन ब्लड में ही रहेगा। अब सवाल है कि इस रिएक्शन को डील कौन करेगा? तो एक एंजाइम करेगा जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। तो व्हेन ऑक्सीजन एंटर द लंग्स, तो ऑक्सीजन बाहर से आएगी एयर के जरिए लंग्स में, लंग्स से डिफ्यूजन के जरिए वो एंटर होगी ब्लड में। अब ब्लड में वो क्या करेगी? हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी। हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? रेड ब्लड सेल में, जिससे बनेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और मैंने आपको बताया इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो रेड ब्लड सेल के अंदर ही पाया जाता है। बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक और एमसीक्यूज है जी। ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन रेस्पिरेशन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दी। तो इनमें से अगर हम देखें
तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस किस में जो है वो इन्वॉल्व होता है? क्या वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से रिलीज करवाता है? वैसे तो ये भी एमसीक्यूज इसका बनता है। कम्बिनेशन ऑफ वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू मायोग्लोबिन, ये भी कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। मायोग्लोबिन भी एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, लेकिन ये मसल्स के अंदर पाया जाता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। और दूसरा यहाँ पर है ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी ये ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड कौन करवाएगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन कौन करवाएगा? वो भी यही एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही जो है वो करवाएगा, ठीक है जी। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो रेड ब्लड सेल के अंदर ही जो है वो पाया जाता है। दिस एंजाइम हेल्प इन फास्ट कम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन, या ब्रेक डाउन भी आप कह सकते हैं, ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन। शुरू में हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन भी बाइंड कर सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड कर सकती है, और दोनों की जो बाइंडिंग है उसमें एक ही एंजाइम इन्वॉल्व होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल की बात करें तो हमने पढ़ा था एक हीमोग्लोबिन से कितने मालिक्यूल अटैच हो सकते हैं? 4। और जब हम एटम्स की बात करेंगे तो अल्टीमेटली एक मालिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो ये हमारे पास टोटल एटम्स हो जाएंगे 8। नेक्स्ट है जी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। सवाल है कि हीमोग्लोबिन जो है वो कितनी ऑक्सीजन को जो है वो कैरी कर सकती है? ऑक्सीजन बाउंड पर 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो उसमें कितनी ऑक्सीजन होगी? 1.34 ml, 1.34 ml। एवरेज अगर हम निकालें 100 ml में, अगर हमारे पास 100 ml ब्लड है, उस 100 ml ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसमें 15 ग्राम्स ऑक्सीजन डेट कैन बाउंड बाय दिस हीमोग्लोबिन, वो कितनी होगी? लगभग 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होगी तो उसमें कितनी ऑक्सीजन होगी? 1.34 ml। अगर हमारे पास 100 ml ब्लड है तो उसमें हीमोग्लोबिन कितनी होगी? 15 ग्राम। और उस 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ कितनी ऑक्सीजन अटैच हो सकती है? 20 ml। तो बेसिकली दोनों पॉइंट्स आपस में जो है वो कनेक्टेड हैं, दोनों इकट्ठे पॉइंट्स हैं। देयरफॉर एट सी लेवल, ठीक है, सी लेवल पर हमारा अगर 100 ml ब्लड है तो 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होगी? 20 ml जो है वो हो सकती है, जो भी हमने पीछे टेबल भी पढ़ा। तो ऑन एन एवरेज, ठीक है, ये सी लेवल पर है। एवरेज अगर हम देखें तो 98% ऑक्सीजनेशन जो है वो होती है। मतलब जो 100 ml जो हमारे पास ब्लड है उसमें कितनी ऑक्सीजन होती है? ट्रांसपोर्ट 19.6 ml, 19.6 ml। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक टर्म है जी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये जो एयर बाहर से लंग्स में एंटर होती है ऑक्सीजन और फिर लंग्स से टिश्यूज़ में जाती है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का। गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। सो अगर एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में एंटर हो रही है, इसका मतलब है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में कम है। लंग्स से अगर ऑक्सीजन जो है वो बॉडी टिश्यूज़ में जा रही है, इसका मतलब है बॉडी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। यही वजह है कि एयर लंग्स से ट्रैवल करती हैं, मूव करती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं टुवर्ड बॉडी टिश्यूज़। So the movement of oxygen between lungs and blood and tissues depend on partial pressure of oxygen। तो ये जो मूवमेंट है ऑक्सीजन की, ये सारी किस पे डिपेंड करेगी? ये पार्शियल प्रेशर पर ही डिपेंड करेगी। ये कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं जी। एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर होता है वो लगभग 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। लंग्स में कितना होता है? लगभग 105 होता है। आर्टरीज में कितना होता है? 75 to 80। फिर उसके बाद बॉडी टिश्यूज़ में कितना होता है? 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और वेन के अंदर कितना होता है? 35 to 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब आप देखें एयर की, ऑक्सीजन की मूवमेंट, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मूव करेगी लंग्स में, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से अल्टीमेटली वो पहले जाएगी आर्टरीज में, ठीक है, और फिर आर्टरीज के जरिए वो किस में चली जाएगी? बॉडी टिश्यूज़ में, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो है वो वेन के अंदर भी बच जाती है। सारी ऑक्सीजन जाके बॉडी के टिश्यूज़ को नहीं दे दी जाती, कुछ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में फिर भी रह जाती है। यही वजह है कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो मौजूद होता है वेन में। ये हम आगे चल के ये भी डिस्कस करेंगे। एट सी लेवल द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो भी हमने पीछे टेबल में पढ़ा, सी लेवल पर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है? 105 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और इस टाइम पर हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो कितनी परसेंट ऑक्सीजन सैचुरेटेड होती है? 97%।
97%। ये आपने याद रखना है, ये वैल्यू याद रखनी है, 97%। ठीक है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है तो उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है? ब्राइट रेड, ब्राइट रेड। एज ब्लड पासिस थ्रू बॉडी टिश्यूज, ऑक्सी हीमोग्लोब जैसे ही ब्लड टिश्यूज में जाता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होती है, ऑक्सीजन टिश्यूज को, बॉडी सेल्स को दी जाती है। उसके बाद जो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब चूंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल चुकी है, वो बन गई है डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब उसमें ऑक्सीजन नहीं रही, इसीलिए अब उसका कलर क्या होगा? डार्क रेड। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन अटैच होगी तो कलर होगा ब्राइट रेड, और अगर नहीं होगी तो उसका कलर होगा जी डार्क रेड। नेक्स्ट है ब्लड रिटर्निंग टू द लंग्स इन द वेन। तो हमने पढ़ा था वेन के अंदर प्रेशर कितना होता है? 30 to 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इस स्टेज पर जो हीमोग्लोबिन है, अबाउट 75% ऑफ हीमोग्लोबिन रिमेन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। गई कितनी थी? 97%। वापस कितनी है? मतलब आर्टरीज में जो हीमोग्लोबिन मूव कर रही है वो 97% सैचुरेटेड है, और जो वापस आ रही है वेन में उसमें कितनी है? 75%। इसका मतलब है 22% जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के टिश्यूज को जो है वो दी गई है। तो बाकी जो 75% है हीमोग्लोबिन से अभी भी ऑक्सीजन अटैच है और ये ब्लड वेन के अंदर मौजूद है। ये किस लिए? बेसिकली फ्यूचर यूज के लिए। द रिमेनिंग ऑक्सीजन एक्ट एज ऑक्सीजन रिजर्व। ये ऑक्सीजन का स्टोरेज का काम करेगा ताकि फ्यूचर में ड्यूरिंग एक्सरसाइज या कोई मोस्ट एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी होती है तो उसमें वो ऑक्सीजन जो है वो यूज हो सके। इसकी स्लाइड की जरूरत नहीं है। सो एक्सप्लेनेशन क्या है ओवरऑल? तो लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होता है। यही वजह है कि ऑक्सीजन बाइंड करती, देखिए हमने कहा था हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भी बाइंड कर सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड कर सकती है। तो सवाल है कि फिर अब जो एयर बाहर से आ रही है उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। 0.04% हमने पढ़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड जो है मौजूद होती। तो फिर सवाल है ऑक्सीजन ही क्यों हीमोग्लोबिन से अटैच होती है? तो उसकी वजह है कि ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है लंग्स में एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, लिहाजा ऑक्सीजन अटैच होती है जाके किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। ये हीमोग्लोबिन, ये ब्लड जब टिश्यूज में जाता है तो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है जबकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। यही वजह है कि वहां पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो फिर बाइंड होती है और वो लंग्स की तरफ अपना सफर जो है वो शुरू कर देती है। ये जी हमारे पास ऑक्सीजन का जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री है। एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से एंटर होगी ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी, ठीक है, जो आर्टरीज में मौजूद है। फिर वो जाएगा टिश्यूज में, यहाँ पे होगा गैशियस एक्सचेंज, और उसके बाद कुछ जो है वो यहाँ पर वेन्स में भी बच जाएगी, जो कि हमने कहा था 75% ऑक्सी हीमोग्लोबिन वेन के अंदर मौजूद होगी। आर्टरी में कितनी होती है जी? 97%। इसका मतलब है ओनली 22% ऑक्सीजन ही जो है वो सप्लाई होती है बॉडी टिश्यूज को। अब यहाँ पे जी कुछ फैक्टर्स हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कब बाइंड करेगी कब नहीं करेगी, तो इसमें कुछ फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे, जिसमें अभी हमने एक फैक्टर पढ़ भी लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन बाइंड होगी हीमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, ठीक है। अब ये बॉन्डिंग जो होगी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, ये डिपेंड करेगी कुछ फैक्टर्स के ऊपर। वो फैक्टर्स कौन से हैं जी? नंबर 1 है जी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कम हो जाएगी। यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लिखा हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होती है? टिश्यूज के अंदर। ये वजह है कि टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से सेपरेट हो जाती है। सेकंड है जी टेम्परेचर, यहाँ भी इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है वो कम हो जाएगी। और इसमें एक चीज है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन हाई टेम्परेचर जो है उनको टॉलरेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है पीएच, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो कैसे जी? हाई पीएच होगी, हाई पीएच होगी तो उससे ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। लो पीएच है तो बाइंडिंग जो है वो कम हो जाएगी। इसमें सिंपली इतना ही याद रखना है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या होगा? मोर एसिडिटी, लो पीएच।
हीमोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन ईजिली। ठीक है, ये पिछले ही जो हमने टेबल पढ़ा ये उसी की डिटेल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। हमने टेबल जो है, टेबल आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट जी हमारे पास सेकंड है, सेकंड जो हमारे पास जो गैस है वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ बनती है, टिश्यूज़ के अंदर बनती है। जब टिश्यूज़ में सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होती है तो उसके नतीजे में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। अब टिश्यूज़ में बनने वाली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ब्लड के थ्रू जो है वो लंग्स में भेजा जाएगा ताकि एक्सपायरेशन के दौरान इसको बॉडी से जो है वो क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। अब सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ से होनी है, वो टिश्यूज़ से होनी है लंग्स की तरफ। ठीक है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल उलट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो 4 तरीकों से हो सकती है। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट 2 तरह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो 4 तरह से होती है। ठीक है, नंबर 1 है जी बाउंड टू हीमोग्लोबिन, एक तो वही है जो हमने ऑक्सीजन में भी पढ़ा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर। सेकंड है प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ अटैच होकर। तीसरा है पोटाशियम के साथ जो है एज पोटाशियम कंपाउंड। और नंबर 4 है डिजोल्व इन प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, और ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट है वो इसी के ज़रिए ही होती है। अब ये जो चीज़ें इनको हम डायग्राम के ज़रिए यहाँ पे देखते हैं जी। ये देखें जी, हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है और इसमें ये हमारे पास है जी टिश्यू। ठीक है, अब हमने कहा था टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है। अब टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में जाएगी और ब्लड के जरिए ट्रेवल करते करते ये जो है वो फिर ब्लड के जरिए जाएगी लंग्स में और फिर एक्सपायरेशन के जरिए बाहर चली जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में कैसे जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी उसने मेथड दिए हुए हैं। एक मेथड है जी अटैच टू पोटाशियम, डिजोल्व इन प्लाज्मा, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन प्लाज्मा। तो एक मेथड तो हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ, इसमें क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होंगी उनके साथ अटैच होगी। तो लगभग 5% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ अटैच होकर ट्रांसपोर्ट होगी। दूसरा जो मेथड यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखाया गया है जी, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये कितनी होगी जी, ट्रांसपोर्ट 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस मेथड के जरिए ट्रांसपोर्ट होगी। तीसरा मेथड जी जो डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, इसमें क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, रेड ब्लड सेल में एंटर होगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, बनाएगी कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड होता है, तो ये वीक एसिड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन आयन बनाएगा और साथ में बनाएगा बाइकार्बोनेट आयन। अब ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ये क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये आपने कुछ मेथड्स याद रखने हैं। इनसाइड रेड ब्लड सेल कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है और फिर कार्बोनिक एसिड चूंकि वीक एसिड होता है तो ये डिजोल्व होकर क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयन बना देता है। यूं कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। ये देखिए जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से अटैच होगी, कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड जो है वो फिर ब्रेक होगा और क्या बना देगा, बाइकार्बोनेट आयन। अब ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, टिश्यू के अंदर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी लंग्स में तो यही प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, यही प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर किस में चली जाएगी, ये लंग्स में एल्वियोलाई में जो है वो चली जाएगी। रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे जी देखा लिखा हुआ है, टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट होगी, बाइकार्बोनेट में, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जबकि यही जाकर लंग्स के अंदर यही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगी। नेक्स्ट है जी फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी इसको हम पढ़ते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी। ये मेथड भी हमने पढ़ा। एंजाइम वही होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। टिश्यूज़ के अंदर जो है यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी। ठीक है, ये इस तरह से रिएक्शन होगा, जबकि लंग्स में जाकर यही रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन जो है वो यूज़ किया गया है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कंपेयर कर लेते हैं। आर्टरी में जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी होती है और जो वेन में ब्लड होता है उसमें कंसंट्रेशन कितनी होती है। तो अगर हम आर्टरी में जो ब्लड, आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन देखें पर 100 ml तो वो होती है 50 ml, 50 ml। और वेन में जो ब्लड होता है उसमें होता है 54 ml, मतलब 4 ml का जो है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। वेन का जो ब्लड है उसमें 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू आर्टरी आउट ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड। लास्ट में जी हमारे पास सेकेंड लास्ट में जी लंग कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स। टोटल लंग कैपेसिटी, हमारे फेफड़े मैक्सिमम कितनी एयर को होल्ड कर सकते हैं अपने अंदर, तो वह है जी 5 लीटर्स। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी से क्या मुराद है, मैक्सिमम वॉल्यूम लंग्स कैन होल्ड, मैक्सिमम एयर जो लंग्स अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं वो है जी 5 लीटर। नेक्स्ट एक टर्म है रेजिडुअल वॉल्यूम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, रेजिडुअल वॉल्यूम ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन। एक्सेलेशन के बाद जो एयर हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में रह जाती है वो कितनी है, 1.5 लीटर। तो इसका मतलब टोटल जो एक्सचेंज हुई है ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो कितनी हुई है, 3.5 ml जो है वो एक्सचेंज हुई है। तो ड्यूरिंग स्लीप रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है जी, वो है जी 4.5 लीटर्स, 4.5 लीटर्स। इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज भी आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो रिजर्व वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। ये वैल्यू आपने जी याद रखनी है। लास्ट टॉपिक है जी हमारे पास, बड़ा इजी सा टॉपिक है, स्मोकिंग के जो है वो बैड इफेक्ट्स हमने डिस्कस करने हैं, स्पेशली ऑन दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्मोकिंग की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो अल्टीमेटली स्मोकिंग से जो स्मोक पैदा होता है, जो धुआं पैदा होता है, उसमें बहुत सारे ख़तरनाक केमिकल्स मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शंस का जो है वो बायस बनते हैं, डिजीज़ का बायस बनते हैं। लाइक अगर हम 1 बाय 1 बात करें, नेज़ल कैविटी के अंदर क्या इफेक्ट होता है जी, स्मोकिंग क्या करती है, उसका जो धुआं है वो क्या करता है, इरिटेशन काज करता है। और वो इरिटेशन होती है टोबैको कंपाउंड, धुएं के अंदर जो तंबाकू के जो ज़रात होते हैं वो नेज़ल कैविटी में इरिटेशन पैदा करते हैं। इसका नतीजा फिर क्या निकलता है जी, नेज़ल कैविटी में म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिससे नेज़ल इन्फ्लेमेशन हो सकती है, नेज़ल कंजेशन, नाक बंद जो है वो महसूस होना शुरू होता है, लॉस ऑफ स्मेल भी हो सकते हैं। फेरेंक्स की बात करें, यहाँ भी इरिटेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, जिसे हम फेरेंजाइटिस कहते हैं, थ्रोट इन्फ्लेमेशन। ट्रैकिया में अगर हम देखें, म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन होगी, अगेन ज़्यादा म्यूकस पैदा होगा, जिससे ट्रैकिया का जो रास्ता है वो तंग हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन का फ्लो रुकेगा, एयर का फ्लो रुकेगा, सांस लेने में तंगी हो सकती है। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसकी टाइप्स एक्यूट भी है, क्रॉनिक भी है। एल्वियोलाई की अगर हम बात करें, एल्वियोलाई की वॉल डैमेज होती है, जिसे हम कहते हैं एम्फिजिमा। ठीक है, एल्वियोलाई की वॉल डैमेज होने से क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज भी कम होगा। ओवरऑल अगर हम देखें लंग्स पर क्या असर होगा, अकामुलेशन ऑफ कार्सिनोजेंस। तो जो धुआं पैदा होता है उस धुएं के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो कैंसर काजिंग होते हैं, तो ये भी हमारे फेफड़ों के अंदर जा सकते हैं और ये लंग कैंसर का बायस जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक टाइप है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ठीक है, COPD, एस्थमा, नमूनिया, ये सिर्फ आपने नेम्स ही याद रखने हैं। दी प्राइमरी इफेक्ट, बड़ा इजी सा क्वेश्चन आया था जी पिछले साल इस टॉपिक में से, दी प्राइमरी, दी मेन इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। तो अल्टीमेटली बैड इफेक्ट ही होगा, तो वो क्या है जी हमारे पास, डैमेज टू एल्वियोलाई ड्यूरिंग गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसों के क्या कहते हैं, एल्वियोलाई को डैमेज कर देते हैं, जिसे हम एम्फिजिमा कहते हैं। अब यहाँ पे देख के लिखा हुआ है इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, तो ऑक्सीजनेशन तो इम्प्रूव नहीं कर सकती, तो पॉजिटिव इफेक्ट में आ जाएगा। रिड्यूस रिस्क ऑफ लंग कैंसर, ये भी पॉजिटिव में, ये भी क्रॉस। इंक्रीज लंग फंक्शन, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बैड इफेक्ट्स में हमारे पास यही एक इफेक्ट है, सो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जी कुछ डिजीज़ हैं, ठीक है, जिनकी अभी हमने पीछे जिक्र भी किया था। ब्रोंकाइटिस है, इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्रॉनिक भी होती है, एक्यूट भी होती है। COPD मैंने आपको बताया था, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसमें क्या होता है, लंबे टाइम तक जो है वो ब्लॉकेज हो जाता है सांस की नालियों में, बंदो। एम्फिजिमा में क्या होगा जी, एल्वियोलाई की वॉल डैमेज होंगी, गैसों का तबादला जो है वो कम हो जाएगा।
एस्थमा, इसमें क्या होता है, सांस की नालियाँ जो है वो एकदम से सडनली जो है इमीडिएटली बंद हो जाती हैं, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है जिससे सांस लेने में तंगी होती है। लंग कैंसर, इसमें हमने कहा था कि स्मोक के अंदर क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, जो लंग्स के अंदर जाकर क्या कर सकते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ का बायस बन सकते हैं, जैसे ट्यूमर बनेंगे जो कैंसर की तरफ भी जा सकता है। नमूनिया है जी हमारे पास, एल्वियोल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है उसे नमूनिया कहते हैं। दोनों में अगर हो तो उसे हम डबल नमूनिया का नाम जो है वो देते हैं। इसमें बेसिकली बैक्टीरिया ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है, डेट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। फिर ट्यूबरक्यूलोसिस की बात करें तो वो भी ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, वर्सन बाय पुअर कंडीशन। तो ये हमारे पास कुछ डिजीज़ थी जिनमें स्मोकिंग अपना रोल जो है वो प्ले करती है। सो हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े, उनके फंक्शंस को डिस्कस किया, देन हमने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने बड़ा इजी सा टॉपिक पढ़ा कि जी स्मोकिंग की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कौन कौन से बैड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पैदा हो सकते हैं।